हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये यूटेट पेपर सेकंड एसएसटी के लिए रहने वाली है। और इससे पहले हम एसएसटी के लिए 20 प्रैक्टिस सेट क्लास और 2 मैराथन क्लास कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो उन क्लासों को भी जरूर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों आज की क्लास की प्रश्न नंबर 33 के साथ। प्रश्न नंबर 33 है साथियों, मुगल कौन थे के संबंध में सत्य कथन की हमें क्या करनी है, पहचान करनी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न यूटेट और सीटेट दोनों एग्जामों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला है कि मुगल 2 महान शासक के वंशों के क्या थे, वंशज थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है माता मंगोल और पिता तैमूर वंशज थे। ठीक है, और सी है कि उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपनी चित्र बनवाए। ठीक है, या बनवाया। और डी है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के, तो इस प्रश्न के जो चारों के चारों कथन हैं ये तीनों के तीनों ऊपर के कथन हैं, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मुगल है, मुगल कौन कौन से 2 वंशों के वंशज थे। तो अगर हम बात करें, माता क्या थी, मंगोल थी, और पिता क्या है, पिता तैमूर है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उन सब ने क्या करे, जो तैमूर है, तैमूर के साथ अपनी क्या बनाई, चित्र बनवाई। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और अगला जो प्रश्न है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है साथियों कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ऑप्शन दिया गया है बाबर, अकबर और चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो बाबर थे। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जो मुगल वंश है, मुगल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे या सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था, तो अकबर का था। ठीक है, अकबर के काल में सबसे बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, अब यहां से इनका क्रम पूछा जा सकता है कि जो बाबर है, बाबर के कौन है, बाबर के हुमायूं। ठीक है, बाबर के हुमायूं और हुमायूं के अकबर। ठीक है, और अकबर के जहांगीर। ठीक है, और जहांगीर के खुर्रम। खुर्रम, ये इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अकबर के कौन है, नहीं, बाबर के हुमायूं, हुमायूं के अकबर, अकबर के जहांगीर, जहांगीर के खुर्रम। ठीक है, और इसी प्रकार से साथियों अगर हम बात करें, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश की क्या करी, स्थापना करी। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटा है, वो पुत्र है, वो कौन थे, बिंदुसार। बिंदुसार, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि बिंदुसार किसके पुत्र थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। और चंद्रगुप्त मौर्य के कौन हैं, बिंदुसार, और बिंदुसार के कौन, अशोक। ठीक है, और अगर हम बात करें जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश के जो सबसे शक्तिशाली राजा थे वो कौन थे, अशोक थे। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और अशोक ने क्या, कलिंग युद्ध लड़ा था। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और कलिंग युद्ध के बाद ये अशोक क्या करते हैं, जो धम्म है, धम्म को अपनाते हैं। इसके बाद ये क्या कर देते हैं साथियों, जो युद्ध है, युद्ध को छोड़ देते हैं। किसके बाद, कलिंग युद्ध जीतने के बाद। ठीक है, और उसमें इन्होंने एक शिलालेखा में इन्होंने इस प्रकार से भी लिखा है कि मैंने राजा बनने के 13 साल के बाद क्या किया, जो कलिंग का युद्ध है, कलिंग का युद्ध जीता। और साथियों अगर हम बात करें अपने कालसी में भी एक क्या है, उत्तर भारत में एक क्या है, अशोक की शिलालेख है, और वो कहां है, तो कालसी में है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। और ये यहां से क्या है, आपको किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
और अगला जो साथियों प्रश्न है ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो साथियों हम प्रश्न कर रहे हैं भले ही वो देखने के लिए एक प्रश्न है, लेकिन उनमें से जो चारों के चारों ऑप्शन हैं, हम उन चारों के चारों ऑप्शन के बारे में क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, ताकि अगले बार आपको इन चारों ऑप्शनों में से किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप गलत ना कर पाए या आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम समझने वाले हैं प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है कि बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की क्या रखी, नींव रखी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो पहला दिया गया हमें जो खनवा का युद्ध है, ठीक है, और दूसरा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, और तीसरा है जो चंदेरी का युद्ध है, और चौथा है जो गागरा का युद्ध है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन हम चारों के चारों जो दूसरे ऑप्शन है उन्हें भी समझने वाले हैं। और कभी कभी तो यहां से इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि जो बाबर के द्वारा जो लड़े गए ये चार युद्ध है इनका सही क्रम बताना होता है कि सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। ठीक है, तो पहला युद्ध कौन, तो जो बाबर है, बाबर इनमें से पहला युद्ध कौन सा लड़ते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध, और उसके बाद जो खनवा का युद्ध है, और उसके बाद जो चंदेरी का युद्ध है। ठीक है, और उसके बाद गागरा का युद्ध। इस प्रकार से अब हम समझने वाले हैं पानीपत का युद्ध तो हमने समझ लिया कि किस किस के बीच लड़ा गया था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। अब अगर हम बात करें कि जो खनवा का युद्ध है वो किस किस के बीच लड़ा गया, तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। बाबर, ठीक है, और राणा सांगा के बीच, ठीक है, राणा सांगा के बीच लड़ा गया। और कब लड़ा गया, सन भी पूछा जा सकता है आपको कि जो कौन सा युद्ध है, खनवा का युद्ध है, वो किसके बीच लड़ा गया और कब लड़ा गया, तो कब लड़ा गया था, 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। इसी प्रकार से अब अगर हम बात करें जो चंदेरी का युद्ध है ये किसके बीच लड़ा गया, तो ये भी बाबर और राजपूतों के बीच लड़ा गया। ठीक है, और इसी प्रकार से साथियों अगर हम बात करें कि जो गागरा का युद्ध है वो कब लड़ा गया, तो 1529 ईस्वी में लड़ा गया। और किसके बीच लड़ा गया था, तो बाबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। तो साथियों यहां से आपको चार नहीं बल्कि चार, या हम ये कह सकते हैं कि चार से भी अधिक प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जितने भी प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो हमने क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं या क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर कौन सा, 37। प्रश्न नंबर 37 को करने से पहले अगर साथियों अभी तक आपने हमारा नोट्स नहीं लिया है और अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और उसकी फीस कम कर दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर पाए, हमारे नोट्स से लाभ उठा पाए। ठीक है, उसकी फीस अब कितनी कर दी गई है, 150 से सीधा नहीं 250 से सीधा कितनी कर दी गई है, 150 कर दी गई है। अगर हम बात करें कि 150 में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के नोट्स मिलने वाले हैं, तो एक तो आपको एसएसटी का नोट्स मिलने वाला है जो कि हमारे द्वारा ये पढ़ाया जा रहा है एसएसटी। और आशा करता हूं कि आपको ये क्लासें अच्छी भी लगती हैं, और जब अच्छी लगती हैं अगर आप इन सब चीजों को थ्योरी के रूप में पढ़ना चाहते हैं, आपके पास अभी लगभग कितने 8 से 9 दिन बचे हुए हैं। अगर आप इन 8 से 9 दिनों में क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, यूटेट पेपर को बड़े आसानी से पास कर सकते हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप एसएसटी, और एसएसटी के साथ आपको 150 में क्या मिलेगा, हिंदी मिलेगा, हिंदी पेडागोजी और हिंदी ग्रामर दोनों, और इसके साथ साथ आपको सीडीपी भी मिलने वाला है। तो साथियों अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो वो कैसे लें, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9808936634 पर आप हमें क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और वहां पर आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साथियों प्रश्न को। प्रश्न है कि पानीपत का
द्वितीय युद्ध 1956 में। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो कब लड़ा गया। तो कब लड़ा गया दोस्तों, 1556 में लड़ा गया। और किसके बीच लड़ा गया, तो हमें ऑप्शन दिया गया है कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया, अगला है कि बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया, और अगला है औरंगजेब और शिवाजी के बीच लड़ा गया, और ऑप्शन नंबर डी है अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया, अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लग रही होंगी। और अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, हल्दी घाटी का युद्ध। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। तो कब लड़ा गया, तो 1576 में लड़ा गया। और किसके बीच लड़ा गया, तो जो अकबर के सेनापति है, ठीक है, अकबर के सेनापति कौन, मान सिंह, और किस राजपूत राजा के बीच लड़ा गया। तो जो दोस्तों कौन सा युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध है। तो अकबर के जो सेनापति कौन है, मान सिंह है, मान सिंह के द्वारा लड़ा गया। और साथ में पूछा जा रहा है कि कौन से राजपूत शासक के द्वारा लड़ा गया। हमें ऑप्शन दिया गया है महाराणा प्रताप, और अगला है उदय सिंह, अगला है दुर्गादास राठौड़, और अगला है जय सिंह प्रथम। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो किस किस के बीच लड़ा गया, मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा, 38। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 38 है साथियों कि अकबर ने 1561 में मालवा के शासक बाज बहादुर को किस युद्ध में हराया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर ने 1561 में जो मालवा के शासक कौन है, बाज बहादुर है, उन्हें किस युद्ध में हराया। हमें ऑप्शन दिया गया है खानदेश का युद्ध, और अगला है सरहिंद का युद्ध, और अगला है सारंगपुर का युद्ध, और अगला है तुरन का युद्ध। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि अकबर ने 1561 में जो मालवा है, मालवा के जो शासक बाज बहादुर सिंह है, उनको किस युद्ध में हराया। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, सारंगपुर का जो युद्ध है उसमें हराया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर कौन सा, 39। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 39 है कि अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, यूटेट और सीटेट दोनों में पूछा गया है। साथियों हमें दिया गया है कि तामीर में लिखी गई है, फारसी में लिखी गई है, हिंदी में लिखी गई है, या उर्दू में लिखी गई है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, तो अकबरनामा साथियों कौन से, फारसी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, आइए समझते हैं अगले प्रश्न को। और अगले प्रश्न में हम यह भी समझने वाले हैं कि जो अकबरनामा है वो किसके द्वारा लिखी गई। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर कौन सा, 40। प्रश्न नंबर 40 से साथियों कि अकबरनामा और आईने अकबरी का संबंध में क्या करना है, हमें सत्य कथन चुनना है कि जो अकबरनामा है और आईने अकबरी है उसके संबंध में हमें क्या करना है साथियों, सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, तो पहला कथन हमें दिया गया है कि अब्दुल फजल ने अकबरनामा, कि अब्दुल फजल ने क्या करा, अकबरनामा का इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो पहला प्रश्न आपको यहां से पूछा जा सकता है कि जो अकबरनामा है, अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई, या जो अकबरनामा या आईने अकबरी है उसके लेखक कौन है, या किसके द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों जो अकबर है, अकबर के मित्र भी कह सकते हैं, और अकबर के दरबारी कवि भी, कौन, अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, और बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, और कौन से भाषा में लिखी है, तो हम इससे पहले जान चुके हैं, फारसी भाषा में लिखी गई है। तो उसमें अकबरनामा में जो इतिहास है उस इतिहास को किसने, फजल ने
3 जिल्दों में लिखा। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने जिल्दों में लिखा, तो 3 जिल्दों में लिखा। और उसका जो शीर्षक था साथियों, अकबरनामा का शीर्षक क्या था, तो अकबर ए आईनी का जो शीर्षक है या अकबरनामा का शीर्षक क्या था, अकबरनामा ही था। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो 3 जिल्दों में बांटा था, उन 3 जिल्दों में जो पहली जिल्द है उसमें अकबर के जो पूर्वज है, पूर्वजों के बयान थे। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर जो बी सी है, तो उसमें जो दूसरी जिल्द थी, दूसरी जिल्द में जो अकबर के शासन काल के घटनाएं हैं, उन घटनाओं का क्या किया गया था, विवरण किया गया। तो दोस्तों यहां से भी आपको अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अकबरनामा है, अकबरनामा के दूसरी जिल्द में किस चीज का वर्णन था, तो किस चीज का, जो दूसरी जिल्द है, दूसरी जिल्द में जो अकबर का जो शासन काल है, शासन काल की जो घटनाएं हैं उनका वर्णन किया गया था। फिर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि तीसरी जिल्द में किसका वर्णन था, या प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि पहली जिल्द में किस चीज का वर्णन था। तो दोस्तों आप इसे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे, ताकि अगर किसी भी प्रकार से अगर पेपर में प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर साथियों हम बात करें कि जो तीसरी जिल्द है, तीसरी जिल्द में किसका वर्णन था, तो आईने अकबरी का वर्णन था। ठीक है, इसमें अकबर ने प्रथम अकबर के प्रशासन और घराने और सेना, ठीक है, सेना और साथ में राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का क्या था, ब्यौरा था। जो दोस्तों तीसरी जिल्द है, तीसरी जिल्द में किस चीज का वर्णन है, जो अकबर है, अकबर के प्रशासन और घराने और सेना, ठीक है, सेना और राजस्व और साम्राज्य का जो भूगोल है उसका वर्णन था। तो दोस्तों यहां से आपको अलग अलग प्रकार से क्या पूछे जा सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ई है वो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के चारों कथन क्या है, सही है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो साथियों प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा है, 40। आइए समझते हैं, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यूटेट और सीटेट दोनों के दृष्टि से। तो ये कौन सा प्रश्न है, कथन और कारण वाला है। ठीक है, तो प्रश्न है कि औरंगजेब के शासनकाल में जहांगीर से प्राप्त जागीरों से, जागीरें साथी, ठीक है, जागीरों से प्राप्त होने वाला जो राजस्व है, मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। ठीक है, अगला है कारण क्या दिया जा रहा है कि औरंगजेब के समय कृषि उत्पादन में गिरावट आई थी, जिस कारण जो राजस्व है, राजस्व कम हो गया। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ये दोनों के दोनों जो कथन है, कथन क्या है, सही है, लेकिन जो कारण है, कारण सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। कि कथन क्या है, दोनों सही है, लेकिन कारण क्या नहीं बताया गया है, ये कारण सही नहीं बताया गया है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर जो साथियों सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो साथियों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा, 41। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 41 है कि अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किस शहर में कराया। तो दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इबादत खाना क्या है। अगर हम बात करें कि इबादत खाना क्या है, तो जो पूजा करने का घर है उसे ही क्या कहा जाता है, इबादत खाना कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि जो पूजा करने का घर, ठीक है, पूजा करने का जो घर है उसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, इबादत खाना कहा जाता है। ठीक है, तो अकबर ने क्या करा, अकबर ने इबादत खाना बनाया, और उसमें उन्होंने क्या करा, जो विभिन्न धर्म है, विभिन्न धर्मों के जो आध्यात्मिक गुरु है उनको क्या करा, एकत्रित किया, और उनसे उनके जो धर्म है, उनके धर्म की शिक्षाओं के बारे में क्या कराई दोस्तों, चर्चाएं कराई। इसीलिए जो अकबर है, अकबर का जो साम्राज्य विस्तार है वो इसलिए सबसे ज्यादा था, मुगल वंशों के जितने भी क्या है राजा हैं उनमें से सबसे ज्यादा था। क्यों, क्योंकि ये सभी धर्मों को साथ में लेकर चलते थे। ठीक है, और इसीलिए इनका साम्राज्य क्या था, बड़ा था। ठीक है, अब साथियों हमें बताया गया है, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अकबरनामा जो इबादत खाना है, नहीं, प्रश्न है साथियों कि अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किस शहर में कराया। तो हमने समझ लिया कि इबादत खाना किसे कहा जाता है, पूजा करने का
क्या? स्थल या घर, जहां पे विभिन्न धर्म के जो अनुयायी हैं, उनके जो अनुयायी हैं उनको क्या बुलाते थे? एक जगह बुलाते थे और फिर धर्म पर क्या करते थे दोस्तों? धर्म की जो शिक्षाएं हैं उन पर चर्चा करते थे। ठीक है, हमें पहला ऑप्शन दिया गया कि आगरा, और दूसरा है दिल्ली, और तीसरा है फतेहपुर सीकरी, और अगला है अजमेर। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि अकबर ने इबादत खाना किस शहर में इसका निर्माण करवाया, तो फतेहपुर सीकरी में करवाया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो साथियों प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर 42। आइए समझते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और समझते हैं। प्रश्न नंबर 42 है साथियों कि अकबर के सुलह ए कुल की जो नीति है या विचार है पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में किसने अहम भूमिका निभाई? ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि अकबर की जो क्या है सुलह नीति का मतलब क्या होता है? शांति की नीति। सुलह नीति का मतलब क्या होता है? शांति की नीति। ठीक है, सुलह नीति का मतलब क्या है? शांति की नीति। तो दोस्तों यहां पर हमें ऑप्शन दिया गया है कि अब्दुल फजल और फेजी, और अगला है हिरी विजय सूरी, और अगला है बदायूनी। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथियों हम बात करें कि जो अकबर की जो सुलह की नीति है इसे किसने उत्कीर्ण कराया, भले इन्होंने क्या है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन अकबर के जो पुत्र है वो कौन? जहांगीर। जहांगीर, ठीक है, जहांगीर ने क्या कराई? उत्कीर्ण करवाई या लिखवाई। ठीक है, लेकिन उनमें इनका क्या था? बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। और अब्दुल फजल क्या है? जो अकबर है, अकबर के दरबारी कवि भी है और साथ में अकबर के क्या है? मित्र भी है। तो ये क्या करते हैं? अकबर के जो पुत्र है जहांगीर, इनको इनमें क्या करते हैं? इसमें मदद करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा? 43। आइए समझते हैं। और ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न रहने वाला है। इसके बाद हम क्या समझने वाले हैं? जो मुगल वंश है या मुगल काल है, उस समय के जो कर है उनके बारे में समझने वाले हैं। और इसके बाद एक प्रश्न और है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 43 को करने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ में साथियों अगर आपने हमारा नोट्स अभी तक नहीं लिया है और लेना चाहते हैं, और कम समय में आप क्या चाहते हैं कि हमें कम समय में सारी चीजें एक ही जगह पढ़ने के लिए मिले, तो उसके लिए ही आप क्या कर सकते हैं? हमारा नोट्स ले सकते हैं। और नोट्स की फीस आप सभी को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए उसकी फीस कम कर दी गई है, ताकि आप सभी क्या कर पाए? उसका फायदा ले पाए। ठीक है, तो साथियों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी जरूर से जरूर लाइक कर दें। और साथ में वीडियो को रोक के एक कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी क्लासें कैसी लगती है। आपको दोस्तों एक काम जरूर करना है, एक कमेंट करना है। और दूसरा आप क्या काम करेंगे कि इस क्लास को अपने सभी साथियों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जिस प्रकार से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उसी प्रकार से आप भी थोड़ी हमारे लिए क्या कर सकते हैं? मेहनत कर सकते हैं। और वो मेहनत किस रूप में? कि इस क्लास को अपने उन सभी साथियों तक शेयर कर देंगे जिनका भी इस बार क्या है? यूटेट का पेपर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साथियों प्रश्न को। प्रश्न नंबर 43। तो प्रश्न नंबर 43 है, मुगल काल में जब्त शब्द किसकी ओर क्या करता है? इंगित करता है। पहला दिया गया है कि राजस्व प्राप्त करने की जो व्यवस्था है उसकी ओर। और अगला है कि किसी दूसरे राज्य का जो संसाधन है उसे हड़पने को। ठीक है, और तीसरा है कि युद्ध में लूटे हुए सामान के लिए। और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा कि मुगल काल में जो जब्त है, जब्त किसके लिए इंगित करता है? तो राजस्व प्राप्त
प्राप्त करने की जो व्यवस्था है उसके लिए इंगित करता है। ठीक है, अब साथियों हम समझने वाले हैं कि जो मुगल काल है, मुगल काल में जो कर थे जजिया, अगर हम बात करें कि जो जजिया कर है, जजिया कर किससे लिया जाता था, तो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, और बहुत बार यहां से प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि मुगल काल में गैर मुस्लिमों से लिया गया कर या नॉन मुस्लिमों से लिया गया जो कर है उसे किस नाम से जाना जाता है, और हमें हमारे पास ऑप्शन यही 4 दिए जाएंगे। तो इन चारों में से जजिया कर क्या है, गैर मुस्लिमों द्वारा लिया गया कर है। ठीक है, जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। इसी प्रकार से अगर साथियों हम बात करें किसकी, खराज की खराज क्या है, तो ये इसे ही कृषि कर के नाम से भी जाना जाता था कि कृषि कर, यानी कृषि कर किससे लिया जाएगा, किसानों से लिया जाएगा। ठीक है, किसानों से लिया जाता था, और जो उपज है उपज का कितना 50% लिया जाता था। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है साथियों जकात, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है कि जकात क्या है। तो जकात क्या है, एक ऐसा दान है जिसे मुसलमान कितना 2.5% क्या करते हैं, दान देना अनिवार्य मानते हैं, कि साल में जितनी भी कमाई है उस कमाई का 2.5% किसको दान दिया जाए। ठीक है, और इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें खम्बस, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। खम्बस किसे कहा जाता है, तो जो लूटा गया माल है, लूटे गए माल का जो 80% है वो सेना में वितरित होगा या सेना में बांटा जाएगा, और इसी प्रकार से जो 20% बचा हुआ है 20% राजा के लिए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। अब हम आज के लिए अंतिम प्रश्न समझने वाले हैं। तो साथियों अंतिम प्रश्न को समझने से पहले अगर आपने फिर भी हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार हो, तो जरूर से जरूर क्या करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी या आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इस क्लास को जरूर से जरूर क्या करें साथियों, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें, और साथ में एक कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी क्लासें कैसी लगती है, और साथ में इस क्लास के अंत में इस क्लास को अपने उन सभी साथियों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेंगे जिनका भी इस बार यूटेट का पेपर हो। ठीक है, तो साथियों अंतिम प्रश्न है कि जो मुगल काल है, मुगल काल में जो जमींदार है, जमींदार शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है कि किसी ग्राम के मुखिया जो राजस्व एकत्रित करता था उसके लिए जमींदार का प्रयोग किया जाता था। बी है कि किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदार जो राजस्व इकट्ठा करता था उसके लिए जमींदार शब्द का प्रयोग किया जाता था। सी है कि दोनों, उपरोक्त तो दोनों सही है, और डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि जमींदार किसे कहा जाता था मुगल काल में, तो जो किसान है, किसानों के जो मुखिया है और जो राजस्व को क्या करते थे, एकत्रित करते थे, उन्हें भी जमींदार कहा जाता था। और साथ में किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदार जो क्या करते हैं, राजस्व इकट्ठा करते हैं, उन्हें भी जमींदार कहा जाता था। और जब दोनों को कहा जाता था तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो सी है यह सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में दोस्तों इस क्लास को अपने उन सभी साथियों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें जिनका भी इस बार का यूटेट का पेपर हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।